आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर 2024 का। क्योंकि हमारे हाफ ईयरली के एग्जाम में सिर्फ 5 चैप्टर्स आ रहे हैं, हमने अभी 5 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं और इस बोर्ड के पेपर में टोटल 10 चैप्टर्स होंगे। तो हम सिर्फ उन्हीं 5 चैप्टर्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। इससे आपको बोर्ड हाफ ईयरली के एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये सॉल्यूशन का है, विलेन चैप्टर का। 5 ग्राम NaOH है और वो 450 विलेन में घुला हुआ है। मतलब विलेन का आपको क्या दे रखा है, आयतन, और विलय का क्या दे रखा है, भार दे रखा है, दिया हुआ द्रव्यमान। तो हमें पता है कि मोलरता होती क्या है, 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या। 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या को हम मोलरता कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है WB 1000। ये 1000 तब लगता है जब आपका आयतन मिलीलीटर में है, जो कि यहाँ पर है। फिर MB और यहाँ पे आपका हो जाएगा V। अब यहाँ पे जो NaOH है जिसकी मात्रा कम है 5 ग्राम, वो आपका विलय है, ये उसका दिया हुआ द्रव्यमान है। WB का मतलब विलय का दिया हुआ द्रव्यमान, तो वो हो गया आपका 4। MB NaOH का जो मोलर भार होगा, Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो सबको आप ऐड करोगे 40 आ जाएगा। आयतन आपको दे रखा है बच्चे 250 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1000। आप इसको सॉल्व कर लोगे, 4 से इसको काटोगे 10 और ये आ जाएगा 0.4 सॉल्व करके। 0.4 मोल प्रति लीटर। एग्जाम में आपको ध्यान रखना है, बोर्ड एग्जाम में आपको यूनिट जरूर लिखना है, वरना हाफ मार्क्स आपके यूनिट के कट जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये कोऑर्डिनेशन चैप्टर का वो है नहीं, बट स्टिल इसका आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका आंसर बच्चे यहाँ पे +3 होगा। कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। ऐसा संक्रमण तत्व जो परिवर्तनीय ऑक्सीकरण अवस्था नहीं दिखाता, ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है, डी ब्लॉक का है। इसका आंसर स्कैंडियम है। जो सबसे प्रबल क्षार है, तो जो सबसे प्रबल क्षार होगा बच्चे इसमें, वो होगा आपका फर्स्ट डाइमिथाइल अमीन। ये अमीन चैप्टर का है। जो डाइसैक्राइड नहीं है, सुक्रोज डाइसैक्राइड होता है, सेल्यूलोस नहीं होता बच्चे। बाकी लैक्टोस और माल्टोस डाइसैक्राइड होते हैं, बायोमोलिक्यूल्स का है। लास्ट, कौन सा यौगिक टॉलिन अभिकर्मक से जिसकी पहचान होती है, तो टॉलिन अभिकर्मक से बच्चे एल्डिहाइड की पहचान होती है। मतलब हमारे ऑप्शन में जो हमने सिलेबस किया है सिर्फ पहला वाला ही था जो हमने किया है। सेकंड क्वेश्चन फिर से आपका आ गया विलेन चैप्टर का कि 30 ग्राम एथिलीन ग्लाइकॉल को 450 ग्राम जल में मिलाया गया, तो निम्नलिखित की गणना कीजिए। पहले आपको हिमांक निकालना है, हिमांक में अवनमन और फिर विलयन का हिमांक। तो बच्चे देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला आप लगाओगे वो होगा ये डेल्टा TF इज इक्वल टू, ये हम कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, सेकंड, KF इंटू मोलैलिटी, जिसको हम ब्रेक कर लेते हैं WB इंटू 1000 MB इंटू WA। यहाँ पे देखो आयतन नहीं होता, यहाँ पे विलायक का दिया हुआ भार होता है। जितने विलायक में आपने विलय को डाला है, तो वो WA है। A वर्ड हम विलायक के लिए इस्तेमाल करते हैं और कैपिटल B विलय के लिए। अब आपको इस क्वेश्चन में KF नहीं दिया है, जो कि जनरली एग्जाम में दिया जाता है, तो ये होगा आपका बच्चे 1.86। आप खुद लिख लोगे, एग्जाम में दिया रहता है, पता नहीं इसमें कैसा मिस हो गया। फिर आपका यहाँ पे एथिलीन ग्लाइकॉल जो है, जिसका ये फॉर्मूला दे रखा है, उसका दिया हुआ भार जो है 30, ये WB हो जाएगा। और फॉर्मूले से आप इसका मोलर भार निकाल लोगे, तो निकाल लेते हैं। 24 कार्बन का हो गया, हाइड्रोजन का 6 30 हो गया, और एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32, तो 62 आ जाएगा बच्चे। इंटू WA, कितने जल में डाला है, WA मतलब विलायक, विलायक यहाँ पे कौन है, जल, तो 450, और मल्टीप्लाई आप किससे करोगे बच्चे, 1000। इस पूरे को आप सॉल्व करोगे तो डेल्टा TF आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं हिमांक में अवनमन। मतलब किसी भी शुद्ध विलायक में जब आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हो, अवाष्पशील विलय, तो उस जो विलयन प्राप्त होता है ना, उसका जो हिमांक होता है वो विलायक के हिमांक से कम हो जाता है। जैसे जल का हिमांक कितना होता है, 0 डिग्री। अगर आपने जल में कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया, तो जो विलयन प्राप्त होगा वो 0 डिग्री से कम पे फ्रीज होगा, ठीक है, उसका हिमांक 0 डिग्री से भी कम हो जाएगा, तो इसे कहते हैं हिमांक में अवनमन। इस पूरे को आप सॉल्व कर लोगे तो अवनमन आ जाएगा। कर लेते हैं सॉल्व इसे हम। तो देखो 1.86 इंटू 30 इंटू 1000,
डिवाइड करना है, पहले 62 से कर लेते हैं, फिर जो आता है उसको 450 से, तो ये 2 आ गया। एक बार आप क्रॉस चेक कर लेना आप लोग इसे, ठीक है। एवरेज देखूं तो ये 2 टाइम्स में डायरेक्ट नहीं काट रहा हूँ, वैसे ही काट रहा हूँ, 5, हाँ 2 ही आना चाहिए। तो डेल्टा TF आपका बच्चे कितना आ गया, 2 केल्विन, ठीक है। इसे केल्विन में बोलो या डिग्री सेल्सियस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक डिफरेंस है। तो पहला हमारा आंसर हो गया। अब ये विलयन का हिमांक पूछ रहे हैं, तो आप देखो डेल्टा TF जो होता है किसके बराबर होता है बच्चे, ये होता है बराबर आपका T0F माइनस TSF। अभी T0F क्या है, नॉट का मतलब जो शुद्ध विलायक है, जो जल है, उसका हिमांक, और TSF जो आपका विलयन है, विलयन को हम सॉल्यूशन कहते हैं ना, तो उसको हम TSF से दिखाते हैं। तो इसका पूछा है ना आपसे, डेल्टा TF हिमांक के केस में T0F माइनस TSF होता है, और जब आप क्वथनांक पढ़ोगे तो वहाँ पे F की जगह B आएगा, बॉइलिंग। तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, हिमांक में विलायक में से विलयन को, और क्वथनांक में विलयन में से विलायक को। फिलहाल हमारा हिमांक का है, ये तो हम निकाल ही चुके हैं 2, ये हमें पता ही है कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन हम केल्विन में सॉल्व करते हैं तो 273 लिखोगे, तो ये आ जाएगा आपका कितना TSF। तो इसे इधर ले आओ, TSF 273 में से 2 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा बच्चे 271, ठीक है। तो इसका TSF जो सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट, वो कितना आ गया आपका 271 केल्विन। तो एक आंसर आपका हो गया बच्चे क्या, 2 केल्विन, और दूसरा आंसर हो गया 271 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित पदों को परिभाषित कीजिए। तो मोल अंश, आपको पता है कि मोल अंश चाहे विलय का निकालो या विलायक का, तरीका क्या होता है, जिसका मोल अंश निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर, और विलयन में कुल मोलों की संख्या का योग हमेशा नीचे। तो ये विलय का हो गया, विलायक का मोल अंश निकालोगे तो इसके मोल्स ऊपर, नीचे कुल मोल्स का योग। तो पूरे विलयन में आपके 2 ही चीजें होती हैं, विलय और विलायक, तो उनका मोल का जो योग होता है वो हमेशा नीचे होता है, और जिसका भी मोल अंश आप निकालते हो उसके मोलों की संख्या ऊपर होती है। तो ये तो अब इसके डेफिनेशन आप बना सकते हो खुद ही, कि विलयन में उपस्थित किसी भी एक पदार्थ के मोल की संख्या अपॉन टोटल मोलों की संख्या का जो अनुपात होता है उसे हम क्या कहते हैं, मोल अंश। मोललता की परिभाषा होती है 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक की बात हो रही है कि 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोलों की संख्या, 1 किलोग्राम विलायक में विलय के मोल्स कितने उपस्थित हैं वो उसकी क्या कहलाती है, मोललता कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोललता को हम स्मॉल m से दिखाते हैं, WB/MB, WA विलायक किसमें, ग्राम में, इंटू 1000। देखो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपसे परिभाषित करने के लिए कहा जा रहा है तो ये नहीं कि सिर्फ आप डेफिनेशन लिख के आओगे, आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी होता है, वो क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा, बट विदाउट फॉर्मूला आपके हाफ मार्क्स काट लिए जाते हैं। परिभाषा के हाफ मार्क्स होते हैं और साथ में उससे रिलेटेड जो फॉर्मूला होता है उसके हाफ मार्क्स होते हैं। फिर ये थर्ड क्वेश्चन, ये ग घ ये दोनों आपके लेंथेनाइड और कोऑर्डिनेशन के हैं। इसके बाद वाला, हाँ ये थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड का जो क क्वेश्चन है ये हैलोएल्केन का है, कि जब हम ब्यूटेन में CH3 CH2 CH2 CH3 इसमें हम क्लोरीन डालेंगे हैलोजन, तो कितने उत्पाद बनेंगे। मुक्त मूलक क्लोरीनन से बनने वाले संभावित मोनोक्लोरो संरचनात्मक समन्वय को पहचानिए। तो देखो एक्चुअली में पूरी रिएक्शन फ्री रेडिकल्स से होती है, फ्री रेडिकल्स को हम कहते हैं मुक्त मूलक। तो आपको तो, और ये या तो सनलाइट की उपस्थिति में होती है या हीट देना होता है। तो यहाँ पे कितने प्रकार के कार्बन है, 1 डिग्री 2 डिग्री, ये जैसा है वैसा ही ये है और ये जैसा है वैसा ही ये है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 प्रकार के ही यौगिक बनेंगे या 2 यौगिक बनेंगे। पहला जिसमें कि आपके फर्स्ट कार्बन पे क्लोरीन लग जाएगा और दूसरा जिसमें सेकंड कार्बन पे। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास यौगिक बनेंगे, 1 क्लोरोब्यूटेन एंड 2 क्लोरोब्यूटेन, बस ये। और ये ज्यादा अमाउंट में बनता है, हमेशा ज्यादा डिग्री का जो हैलोएल्केन होता है वो मेजर होता है, वो ज्यादा अमाउंट में बनता है, तो ये आपका मेजर होगा, ये माइनर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, कारण समझाइए। तो देखो फिनॉल में क्या होता है, फिनॉल क्यों अम्लीय होता है, क्योंकि फिनॉल में रेजोनेंस होता है, अनुनाद, और इस अनुनाद के कारण, ठीक है, जब मैं इसका पहला अनुनाद आपको बना के दिखाऊंगा तो इस पे माइनस आ गया, यहाँ पे आ गया आपका डबल बॉन्ड OH, बाकी सब ऐसे ही है। तो आपने देखा कि अनुनाद होने लगा और अनुनाद की वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये जो O और H का बॉन्ड है ना, अगर हम इसको डबल बॉन्ड O और H से सही से दिखाएं तो इस पर प्लस चार्ज आ गया। अब होगा क्या, ऑक्सीजन पे जब अनुनाद की वजह से प्लस चार्ज आ जाएगा तो ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑक्सीजन अपनी तरफ लेना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है आपका OH ये पोलर हो जाएगा। पोलर मतलब माइनस प्लस चार्ज क्रिएट होने लगेगा और ये बॉन्ड आपका वीक हो जाएगा, तो आसानी से यहाँ से H निकल जाता है। तो कुल मिला के फिनॉल के अम्लीय होने का जो कारण है वो उसका अनुनाद, अनुनाद की वजह से ऑक्सीजन पे चार्ज क्या आएगा, प्लस। आप पूरा अनुनाद करके दिखा दोगे एग्जाम में, और फिर लिख दोगे कि इस अनुनाद की वजह से ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ गया, धनात्मक चार्ज, जिसकी वजह से OH बॉन्ड आपका क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा और H आसानी से निकल जाता है, जो फिनॉल को अम्लीय बनाता है। लेकिन ऐसा कुछ आपका अल्कोहल में नहीं होता। अल्कोहल अगर मैं एक एग्जाम्पल ले लूँ RCH2OH, तो ये जो O और H का बॉन्ड है ये कभी वीक हो ही नहीं पाता, ये हमेशा कैसा रहता है बच्चे, स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन को इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे कोई नहीं ले रहा है, ये तो देने वाले ग्रुप होते हैं। लेकिन यहाँ पर फिनॉल में क्या था, बेंजीन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन ले रहा था ड्यू टू रेजोनेंस, तो ये आपका न्यूट्रल रहता है, उदासीन रहता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई अनुनाद का प्रभाव नहीं है। फिनॉल में कौन सा प्रभाव था, अनुनाद का, जो उसे क्या बना देता है, अम्लीय। फिर एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, इसके क्वेश्चन नहीं करने। फिर एसीटोन, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, ये भी न्यूक्लियोसाइड नहीं। फिर आगे आपका फोर्थ क्वेश्चन, विलयन को परिभाषित कीजिए। विलयन की आपको परिभाषा पता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, विलयन। फिर आप नीचे लिखोगे, जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित होता है विलयन में उसे हम विलय कहते हैं, और जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है उसे हम विलायक कहते हैं। फिर किसी विलयन के सांद्रण को कितने प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं, समझाइए। तो इसका आपके पास में है द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, मोलरता, मोललता, मोल अंश, ppm। ठीक है, ये सारे तरीके हैं किसको समझाने के, विलयन के सांद्रण को। तो कोई क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आपको डिटेल में उनको समझाना नहीं, सिर्फ उनका नाम लिखने हैं। किसी वैद्युत अपघटय के विलयन की चालकता और मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। तो आपको पता है कि चालकता की परिभाषा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, वैद्युत रसायन का। तो चालकता की परिभाषा क्या होती है, अगर हमारे पास कोई एक वैद्युत अपघटय है, जैसे वैद्युत अपघटय क्या होते हैं, जिनका जो जलीय विलयन होता है उसमें से विद्युत धारा आराम से प्रवाहित हो जाती है, जैसे सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो अगर मेरे पास में पोटेशियम क्लोराइड का एक विलयन है, मतलब एक वैद्युत अपघटय का विलयन है, इसमें मैं 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देता हूँ, एंड देन मैं इन इलेक्ट्रोड्स को एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। तो इसके अंदर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से फिर इसके जो आयंस हैं वो भी मूव करेंगे। अगर मैंने पोटेशियम क्लोराइड लिया है तो पोटेशियम के आयंस होंगे इसके अंदर, और किसके आयंस होंगे, Cl के। तो इन आयंस की जो मूवमेंट होती है, जो आयंस इधर से उधर चलते हैं, कुल मिला के वही एक तरह से चालकता होती है। लेकिन ये तो सिर्फ समझाने का तरीका है। डेफिनेशन क्या है, हम कहते हैं कि किसी भी वैद्युत अपघटय विलयन के 1 यूनिट आयतन में, ठीक है, एक, या आप लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में उपस्थित आयंस की संख्या, ठीक है, और उनकी जो कंडक्टिविटी है, ठीक है, मतलब उनकी जो चालकता है। देखो चालकता को हम K से दिखाते हैं, और इसी के जैसा एक वर्ड होता है बच्चे, कंडक्टेंस, जिसको हम G से दिखाते हैं। ये होता है चालकत्व। तो ये है चालकता, ये है चालकत्व। इसका फॉर्मूला ये होता है, देखो, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस इनटू सेल कांस्टेंट। तो जनरली हम ये मान लेते हैं कि अगर आपका सेल कांस्टेंट G स्टार, जो कि खुद L/A होता है, अगर लेंथ 1 हो जाए और जो आपका क्षेत्रफल है वह 1 हो जाए, तो आपका जो चालकत्व है वही चालकता बन गई। लेकिन ये अगर लेंथ 1 है और एरिया आपका 1 है, मतलब आयतन आपका 1 हो गया, इसको इससे गुणा करोगे तो आयतन बन जाएगा। तो 1 यूनिट आयतन में या 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में, ठीक है, उपस्थित
आयंस की संख्या क्या कहलाती है? आपकी चालकता कहलाती है। फिर दूसरा है, हमें दूसरी डेफिनेशन है मोलर चालकता। तो मोलर चालकता सेम, मोलर चालकता में आपको बस मोल वर्ड इस्तेमाल करने हैं। तो एक मोलर विलयन में उपस्थित आयंस की चालकता को कितने, अब आप बताओगे कि जो हमारा विलयन है उसमें जो मोल्स हैं वो, या जो उसकी सांद्रता है वो 1 मोलर है। फॉर्मूला हो जाएगा देखो K/C/1000। लेकिन ये मोलर चालकता की डेफिनेशन क्या होगी? एक मोलर विलयन में उपस्थित मोलों की संख्या की चालकता को, जितने भी मोलों के आयंस होंगे उन सबकी चालकता क्या कहलाएगी बच्चे? मोलर चालकता। तो ये दो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, चालकता और मोलर चालकता। फिर आप इसका फॉर्मूला लिख के आओगे मोलर चालकता का, ये K/C। के यहाँ पे फिर से चालकता ही है आपकी, C सांद्रता इंटू 1000। और ये चालकता का फॉर्मूला था, चालकता चालकत्व G स्टार। चालकत्व को भी आप याद रखना, ये होता है 1/R, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। तो ये दो डेफिनेशन जरूर कर लेना, और यहीं से रिलेटेड एक कोलराज लॉ होता है, उसकी डेफिनेशन भी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? तो एक ऐसी अभिक्रिया जिसकी जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब रिएक्शन का जो दर है वो समानुपाती होगा किसके? जो भी अभिकारक है उसके सांद्रता के। पावर 1 हो गई, तो ऐसी रिएक्शन को हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। अगर इसको आप 1 गुना बढ़ाओगे 1 टाइम्स, तो ये 1 टाइम्स रहेगा। अगर आप इसको 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो ये भी 2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें कि रिएक्शन की जो दर है वो अभिकारक की सांद्रता के जस्ट समानुपाती होता है, उसे हम क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑर्डर या प्रथम कोटि की अभिक्रिया। फिर कहा है कि एक अभिक्रिया है, ठीक है, जिसमें कि जो भी आपका अभिकारक है उसकी प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल लीटर इनवर्स से होकर कितनी होगी? 0.4। इसको होने में कितना टाइम लगा? 5 मिनट। तो ये इन्होंने पूछा है कि प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो पहले देखो, आप K निकालोगे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वेग स्थिरांक का ये फॉर्मूला होता है, ये फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है वेग स्थिरांक का, रेट कांस्टेंट का, 2.303 अपॉन टाइम लॉग R0/R। R0 स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन, R जो बची हुई कंसंट्रेशन है। तो इसको अगर मैं K निकालूं पहले इसका, तो 2.303, टाइम कितना लिया है इसने? 0.6 से 0.4 होने में 5 मिनट, लॉग R0 स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन 0.6 और फाइनल कितनी हो गई? बची कितनी है? 0.4। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, ये 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। इस पूरे को अब सॉल्व करना होगा हमें। तो 2.303 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ गया बच्चे 0.4606, ठीक है। अब ये देखो log 3/2, इसे मैं log 3 माइनस log 2 लिख सकता हूँ, ये सबको पता होगा, ठीक है। ऊपर सॉल्व करते हैं फिर इसे, तो ये आ गया 0.4606। log 3 की वैल्यू बच्चे होती है 0.4771, ये आपको पेपर में दिया जाएगा। और 0.2 log 2 की होती है 0.3010। आप इन दोनों को माइनस कर लोगे, यहीं पे कर लेते हैं 0.4606, कितना आ जाएगा? 1, 7 में से 1 माइनस किया 6, 7 और 4 में से आप 3 माइनस करोगे 0.1। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करें तो इतना आ गया। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.1761 से, तो बच्चे आपका आ गया ये, यहीं पे कर लेते हैं, ये आ जाएगा 0.0811। तो ये आपका आ गया। और टाइम हमने किस में ले रखा है? मिनट में। तो ये आपका मिनट इनवर्स यूनिट होती है टाइम इनवर्स। तो ये आपका रेट कांस्टेंट आ गया। अब रेट कांस्टेंट हमने क्यों निकाला है? वेग स्थिरांक, हमें तो ये निकालना था कि टाइम कितना लगेगा इसे 0.3 होने में। तो अब वो फाइंड आउट करने के लिए आपको फिर से फॉर्मूला लगाना होगा। कैसे? देखो, K बराबर 2.303, आपको टाइम निकालना है, टाइम छोड़ दिया, लॉग प्रारंभिक मात्रा स्टार्टिंग कंसंट्रेशन 0.6 है, और अब ये बचा कितना है? 0.3। तो आप खुद देखो ना, ये अब पता होगा तभी तो ये निकालोगे।
तो इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे कि आपको पहले की हर चीज़ दी हो और दूसरे में आपको टाइम पूछा जाए तो पहले आप स्थिरांक निकालोगे। तो अब सही है, अब हम स्थिरांक निकाल चुके हैं 0.0811, 2.303, टाइम हमें निकालना है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 3 से कैंसिल हो गया 2, log 2 की वैल्यू आप सबको पता है, अभी हमने सॉल्व किया था 0.3010। तो टाइम को इधर ले आओ, 2.303 इंटू 0.3010 और अपॉन ये नीचे आ जाएगा 0.0811। इसे आपको सॉल्व कर लोगे, टाइम आपका किस में आ जाएगा बच्चे, मिनट में। तो पहले हमने क्या निकाला, रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला यूज करके, एंड देन हमने वहां का जो रेट कांस्टेंट था उसका यूज करके दूसरे वाले का टाइम निकाल लिया। फोर्थ क्वेश्चन का हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है का, उसको देखो, कॉपर जो है HCl में नहीं घुलता है, क्यों? अब अगर कॉपर को HCl में घुलना है तो कॉपर को हाइड्रोजन को रिप्लेस करना होगा HCl में, मतलब अभिक्रिया होनी चाहिए ना। कॉपर को अगर HCl में घुलना है तो रिएक्शन ये होनी चाहिए CuCl2 + H2, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती? कॉपर की जो रिएक्टिविटी होती है, जो क्रियाशीलता होती है, वो कम होती है किससे, हाइड्रोजन से। कॉपर का जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है बच्चे, वो होता है +0.34 वोल्ट, और हाइड्रोजन का जो होता है वो होता है 0। हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिविटी उन एलिमेंट्स की होती है जिनका जो अपचयन विभव होता है वो हाइड्रोजन से कम होना चाहिए, मतलब माइनस में होना चाहिए। कॉपर का तो प्लस में है, तो कॉपर कभी भी हाइड्रोजन को उसके विलयन में से विस्थापित नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कॉपर का जो अपचयन विभव है वो अधिक है और हाइड्रोजन का कम है। तो हमेशा जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है वही किसी दूसरे को विस्थापित करता है, और ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट वो होता है जिसका अपचयन विभव बच्चे हमेशा कम हो। याद रखना, अभिक्रियाशीलता अधिक उस तत्व की होगी जिसका जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा, जो अपचयन विभव होगा, वो कम होगा। हाइड्रोजन का कम है, कॉपर का ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है तो रिएक्शन नहीं होगी, मतलब कॉपर कभी भी HCl में घुलेगा ही नहीं, रिएक्शन नहीं होगी। क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रख सकते। कैसे? अगर ये जिंक का एक पॉट है, उसमें आप कॉपर सल्फेट रखोगे तो आपको पता है कि ये जिंक का बना हुआ है, जिंक ज़्यादा क्रियाशील है, तो जिंक इसमें से निकलकर इसे कॉपर को विस्थापित करने लगेगा, मतलब इस पॉट में छोटे छोटे होल्स हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, क्योंकि कंटेनर जिसका बना है वो तत्व अधिक क्रियाशील है, और अगर उसे अंदर अपने विलयन में ही कोई ऐसा मिल जाए जिसके साथ वो अभिक्रिया कर सके तो आएगा निकल कर, आपका पॉट ही खराब हो जाएगा। उल्टा कर सकते हो आप, कॉपर के पॉट में, ये कॉपर का बना हुआ है, इसमें आप जिंक सल्फेट रख सकते हो। क्यों? जिंक को कॉपर विस्थापित नहीं कर सकता, कॉपर यहाँ से निकल के जिंक को विस्थापित नहीं करेगा। अब आपको अगर जिंक निकल कर कॉपर को विस्थापित कर दे, बच्चे जिंक पे तो ऑलरेडी प्लस का 2 चार्ज है, ये कॉपर को कैसे विस्थापित करेगा? हमेशा विस्थापित वो एलिमेंट, मतलब धातु तब करते हैं जब वो अपनी न्यूट्रल अवस्था में हो, जीरो अवस्था में। तो कॉपर ही कर सकता था अगर कर सकता जिंक को, जिंक नहीं कर सकता जो ऑलरेडी +2 स्टेट में है। और कॉपर क्यों नहीं कर सकता इसको विस्थापित? क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी कम होती है। अगेन आप देखो, कॉपर का मैंने आपको बताया 0.34 होता है, बच्चे जिंक का कितना होता है? जिंक का अपचयन विभव होता है -0.76 वोल्ट। देखो माइनस में है ना, यही बताया मैंने कि जिसका विभव माइनस में होगा या 0 से कम होगा वो ज़्यादा क्रियाशील होंगे, वो कर देंगे विस्थापित। तो जिंक के पात्र में हम कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सक्रियण ऊर्जा क्या है 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अपघटन में? अब देखो, सक्रियण ऊर्जा को हम कहते हैं बच्चे एक्टिवेशन एनर्जी EA, और ये होती क्या है? इस ग्राफ से देखो, मान लो ये आपकी रिएक्शन हो रही है और ये आपका रिएक्टेंट है अभिकारक, तो उसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी। हमने ये दिखा दिया, ये किसकी ऊर्जा है? रिएक्टेंट की, ER लिख लो, ये एनर्जी का ग्राफ है। तो रिएक्टेंट पहले कन्वर्ट होते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में, एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए
एक एनर्जी चाहिए होती है, तभी वो अभिकारक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होते हैं। इसको मैंने वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाया है तो आप वहाँ देख सकते हो। उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है। मतलब अभिकारक को या रिएक्टेंट को एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए जो कम से कम ऊर्जा चाहिए वो एक्टिवेशन एनर्जी है। अब न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा लेंथी भी है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि जो आपका इथाइल आयोडाइड है C2H5I, यह आपका डिकम्पोज होगा। डिकम्पोज होने के बाद में क्या बनेगा, इससे वैसे कुछ लेना देना नहीं है, बट फिर भी याद रख सकते हो C2H4+HI बनेगा। ये एक फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और ये कह रहे हैं कि 600 केल्विन पर इस रिएक्शन के लिए जो स्थिरांक है वो है बच्चे 1.60 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर के लिए स्थिरांक की यूनिट सेकेंड इनवर्स ही होती है। और 700 केल्विन पर ये पूछ रहे हैं आपसे, बताओ कितनी हो जाएगी। मतलब आपको दूसरा स्थिरांक निकालना है, इसे K1 बोलते हैं पहले वाले को, दूसरे वाले को K2। आपको K2 निकालना है और एक्टिवेशन एनर्जी आपको दे दी है 209 किलो जूल पर मोल। आप इस किलो जूल को जूल में कन्वर्ट कर लोगे सबसे पहले। ऐसा क्यों? क्योंकि हम सॉल्व करते समय जूल ही यूज़ करेंगे, क्योंकि आर जो लेंगे हम फॉर्मूले में वो जूल में होता है। तो किलो जूल का मतलब 10⁻³ जूल पर मोल हो गया। अब फॉर्मूला क्या लगाओगे बच्चे? फॉर्मूला आपका यूज़ होगा यहाँ पे log K2/K1 EA/2.303 R ब्रैकेट में T2 - T1 T1 T2। पहले समझ लो क्या है। K2 है आपका वेग स्थिरांक, दूसरा वाला मतलब जो दूसरे टेम्परेचर पे होगा। अधिक तापमान पे जो स्थिरांक होता है रेट कांस्टेंट, उसको हम K2 कहते हैं, और लेस टेम्परेचर पे, कम तापमान पे जो वेग रेट कांस्टेंट होता है उसको K1 कहते हैं। तो K2 ये वाला है 700 केल्विन का, और K1 जो कि दे रखा है वो 600 केल्विन की है। तो ये तो आपके स्थिरांक हो गए। ये भी याद रखना कि जो रेट कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन का, वो सिर्फ तभी चेंज होता है जब टेम्परेचर चेंज हो। ये अलग से क्वेश्चन आता है कि टेम्परेचर का रेट कांस्टेंट पे या वेग स्थिरांक पे क्या प्रभाव होता है। तो आप बताओगे कि 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे, याद रखो कितना, 10 डिग्री, 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पे जो आपका रेट कांस्टेंट होता है वो 2 टाइम्स हो जाता है, डबल हो जाता है। इतना ज़्यादा इफेक्ट होता है टेम्परेचर का किस पे? रेट कांस्टेंट पे, ठीक है। तो आपको K2 तो निकालना है बच्चे, इसमें ऐसे ही छोड़ दो। K1 तो आपको दिया है ना 1.60 10⁻⁵, ठीक है। अब इधर आ जाओ। EA कितना है 209 10⁻3, 2.303 ये तो कांस्टेंट रहता ही है। R होता है आपका गैस स्थिरांक 8.314। ब्रैकेट में लिख लो कितना T2, ज़्यादा वाला टेम्परेचर T2 कहते हैं, तो वो 700 है, और T1 600 है। नीचे भी आपका यही रहेगा 700 × 600। आपको बच्चे इसे सॉल्व करना है, और यहाँ पे आपको एंटी लॉग की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि लॉग के साथ का जो टर्म है वो निकालना है आपको। तो लॉग को उधर भेजना पड़ेगा, लॉग जब एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो एंटी लॉग बन जाता है, ठीक है। पहले करना स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व। आई थिंक फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा, वो तो याद भी रखना है आपको। अब देखो log K2 आपको निकालना है, छोड़ दो। K1 दे रखा था वो वापस लिख लो 1.60 10⁻⁵, 10 के ये आ गया वापस 209 10⁻3 अपॉन, इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, वैसे इसे आप बच्चे याद भी कर सकते हो, ठीक है, कि क्योंकि नीचे हमेशा यही रहता है और ये हमेशा रहता है, ये तो दोनों रहते ही हैं। तो देखो कितना आंसर आएगा, फिर आप इसे याद कर लोगे, और नहीं तो फिर आप करके दिखा देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आता है बच्चे 19.14, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 19.14। अब ब्रैकेट में कर लेते हैं सॉल्व। इसमें से इसको माइनस करोगे, दिख रहा है कितना आसान है, 100, 7 के 6 से मल्टीप्लाई करोगे 42, और बाकी कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब भी काफ़ी टर्म्स बचे हैं, तो अब सॉल्व करते हैं। देखो log K2, छोड़ दो इसे आप, 1.60 10⁻⁵, इसका हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब यहाँ से 42 बचा आपका, ये नंबर बचा, तो इन दोनों को दोगुना करोगे। अब देखो यहाँ पे नीचे 2 जीरो है, इसे हटा दो,
ऊपर 10 की पावर 3 है, तो अब 10 की पावर 1 बचेगा, 2 जीरो से 2 पावर कम हो गया, तो अब सिर्फ 10 ही तो बचा, 10 की पावर 1 मतलब 10, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 209 से, तो ये 2090 हो जाएगा। अब इसके और इससे मल्टीप्लाई कर लो, 19.14 इंटू 42। देखो अभी मैं आप लोगों के सामने कैलकुलेटर के हेल्प से कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने हैं क्वेश्चन। आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 3 न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो आपको टाइम की कभी कमी नहीं पड़ेगी। एटलीस्ट केमिस्ट्री में तो टाइम की कभी कमी पड़ती ही नहीं है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 803.88, लिख लेते हैं पूरा ही। अब आप देखो क्या करना है, अब आपको निकालना है K2। ये भी हम यहाँ से हटा नहीं सकते, क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि लॉग के साथ लगा हुआ है। तो अब लॉग को ही हटा दो यहाँ से, लॉग को उस तरफ ले जाओ, लेकिन इस पूरे को पहले सॉल्व करो। ऐसे लॉग को ले जाना सही नहीं है, बहुत बड़ा नंबर है अभी उधर। तो अब मैं बच्चे 2090 को डिवाइड कर लेता हूँ 803.88 से, तो ये आ गया 2.59। अब थोड़ा ठीक लग रहा है, 2.59, इसको इससे डिवाइड करके आ गया। इधर चल रहा आपका लॉग K2 अपॉन 1.60 10 की पावर -5। अब ले जाओ लॉग को इधर साइड में, मतलब यहाँ से हम लेफ्ट से लॉग को हटा रहे हैं, तो इधर बचेगा K2 1.60 10 की पावर -5। अब ध्यान से देखना बच्चे, लॉग उधर जाके क्या बन गया, एंटी लॉग 2.59। एंटी लॉग में जनरली क्या होता है, 2.59 आ रहा है, जनरली एग्जाम में आपके नंबर जो आएगा वो 2 होगा, खाली 3 होगा, यहाँ पे पॉइंट के बाद ही 59 है। तो इसे तो थोड़ा सा सॉल्व करना डिफिकल्ट है, मतलब एंटी लॉग की टेबल आपको एग्जाम में मिलेगी तब आप क्या करोगे, पॉइंट के पहले का जो नंबर होता है वो 10 की पावर में चला जाता है, और 0.59 की हम एंटी लॉग में वैल्यू देखते हैं। ठीक है, इसमें तो आई थिंक नहीं होगा कहीं, चलो छोड़ देते हैं, जो भी आएगी मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। आप खुद अपने बुक में देख लोगे पीछे, 0.59 की वैल्यू आप जीरो में देखोगे, जो भी आंसर आएगा ना, जो टेबल में आपको दिखेगा 0.59 की वैल्यू जीरो वाले कॉलम में देखोगे। मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए 1385 आ गया, 1385 आएगा नहीं, कुछ और आएगा, एक नंबर के बाद आप पॉइंट लगा दोगे, तो ये सॉल्व हो गया। देखो पॉइंट के पहले का नंबर हमेशा 10 की पावर में चला जाता है, पॉइंट के पहले अगर 100 भी होता ना, तो वो भी 10 की पावर 100 बन जाता। फिलहाल पॉइंट के पहले 2 था, तो 10 की पावर 2, 0.59 की वैल्यू जीरो में देख के हमने वैल्यू देख ली। अब क्या करना है, इधर क्या बच्चा, अभी भी आपका K2 1.60 टू 10 की पावर -5, इधर का पूरा सॉल्व हो ही चुका है, 1.385 10 की पावर 2। बच्चे इसको इसके साथ लाके मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे को। ठीक है, तो देखो 10 की पावर 5 से 10 की पावर 2 कैंसिल होगा, तो 10 की पावर -3 बचेगा, और बाकी इसके से जो मल्टीप्लाई करोगे वो एक वैल्यू आएगी। तो ये किसका आंसर हो जाएगा, आपका K2 का। देखो K2 आपका हमेशा ज़्यादा ही आएगा K1 से। K1 की पावर में कितना था, 10 की पावर -5, K2 की पावर में कितना हो गया, 10 के पावर -3, बढ़ गया ना आंसर। तो हमेशा टेम्परेचर के बढ़ने से रेट कांस्टेंट आपका बढ़ता है। तो ये हो गया हमारा K2। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ये नहीं है हमारे लिए, फिर हाँ ये आ गया ऑर्गेनिक का। एथिल ब्रोमाइड की सोडियम एथॉक्साइड से अभिक्रिया, तो एथिल ब्रोमाइड C2H5Br, सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONa। तो आपको पता है कि जब अल्कोहल का सोडियम सॉल्ट और अल्काइल हैलाइड रिएक्शन करते हैं तो ये विलियमसन सिंथेसिस होता है, इससे ईथर प्राप्त होता है। तो यहाँ से Br, यहाँ से Na निकल जाएगा, और रिएक्शन भी ड्राई ईथर की उपस्थिति में होती है, शुष्क ईथर। तो C2H5O, ये वाला O, फिर C2H5, तो ये बन गया आपका डाईइथाइल ईथर प्लस NaBr। कौन सी अभिक्रिया है ये, विलियमसन सिंथेसिस। नेक्स्ट रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है। क्लोरोबेंजीन का जब हम नाइट्रेशन कराते हैं, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्शन होगी इसकी, और H2SO4 भी यूज होता है नाइट्रेशन में, हमेशा ये दोनों साथ साथ चलते हैं। तो क्लोरीन आपका ऑर्थो और पैरा पे रिएक्शन करवाता है, मतलब आने वाला जो नाइट्रो होगा एक बार ऑर्थो पे जुड़ेगा, और एक बार बच्चे ये कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे, नाइट्रो। तो इसका नाम हो जाएगा 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और ये 4 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, या फिर ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन।
थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, क्लोरोबेंजीन को जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन तथा 300 वायुमंडल दाब पर गर्म करते हैं तो आपको फिनॉल प्राप्त होता है। बहुत मुश्किल से रिएक्शन होती है, क्लोरीन बहुत मुश्किल से हटता है, लेकिन इन्होंने लिया ही क्या है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस, और बहुत हाई टेम्परेचर लेना होता है जो कि है 623 केल्विन, और प्रेशर कितना है 300 एटीएम। इवन एसिड का भी यूज होता है, HIN का दिया नहीं है, आप याद रखो। तब यहाँ का क्लोरीन हट के यहाँ पे OH ये वाला लग जाता है तो बन जाता है आपका बच्चा फिनॉल प्लस NaCl। कंडीशंस ये वाली हैं। फिर ये थर्ड रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट रिएक्शन है, क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। सेम जो नाइट्रेशन में हुआ था, एक बार SO3H ऑर्थो पे लग जाएगा, एक बार पैरा पे। कब? जब आप सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो SO3H लगता है सल्फोनिक एसिड। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हो क्या लगता है NO2। तो बहुत आसान रिएक्शंस हैं। एथिल क्लोराइड को जलीय KOH के साथ गर्म करते हैं। देखो एथिल क्लोराइड C2H5Cl जलीय KOH, KOH अगर आपका जलीय है तो OH जाके जुड़ जाता है, एक्वस मतलब जलीय। अगर यही आपका कैसा होता अल्कोहलिक तो एलिमिनेशन होता, इथीन प्राप्त होता, लेकिन ये जलीय है तो यहाँ से Cl एक्वस है तो Cl निकल कर यहाँ पे OH लग जाएगा तो C2H5OH एथेनॉल प्राप्त होगा। अगर ये यहीं पे समझा दूं, अगर यही रिएक्शन आपकी होती कि ये जो KOH है इससे अभिक्रिया करता और ये KOH आपका कैसा होता है बच्चे अल्कोहलिक, तो C2H4 बनता इथीन, बाहर क्या निकलता KCl प्लस H2O। एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है और यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हुई है सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है, तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस की बात हो रही है। तो बेंजीन में क्लोरोबेंजीन में जो रिएक्शंस होती हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक होती है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल आता है E+ और वो आके किससे जुड़ता है क्लोरोबेंजीन पे, ठीक है। जैसे नाइट्रेशन है ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, सल्फोनेशन है, फ्रिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, तो ये सब रिएक्शंस हैं। ये सारे रिएक्शन जो कह रहे हैं ना, हैलोजिनेशन, नाइट्रोकरण और सल्फोनेशन, हमने ऊपर ऑलरेडी कर लिया है। अब हम इनके IUPAC नेमिंग देखते हैं। पहले वाले का देखो वैसे ही अल्कोहल का है बट आप कर सकते हो CH3, मैं एक कर देता हूं बाकी आप खुद ट्राई करोगे। तो इसमें सबसे पहले आप लॉन्गेस्ट चेन देखोगे तो सबसे लंबी चेन हमें यही दिख रही है, और इसमें इस साइड से या इधर से नंबरिंग करेंगे ज़्यादा ग्रुप 1 2 3 4 5, क्योंकि जिस कार्बन पे OH है वो तो थर्ड पे, इधर से भी, तो बाकी ग्रुप इधर से पास में पड़ रहे हैं। अब मिथाइल देखो 2 पे, फिर 2 पे, फिर 4 पे, तो 2,4 ट्राई मिथाइल, और 5 कार्बन है तो पेंटेन, और अल्कोहल कहाँ पर है 3 पे तो 3 ऑल। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो 1 2 3 सब पे OH है तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइऑल। ये आपका ईथर है, ठीक है, और नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3 4, 2 पे ये पूरा माना जाएगा इथॉक्सी, तो 2 इथॉक्सी ब्यूटेन। ये हो जाएगा आपका, ये 1 माना जाएगा जिस पे OH है, तो ये 2 3 4 5 6, ध्यान रखो ये 1 माना जाएगा, इधर से जब घूमोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 4 5 6, तो इसमें मिथाइल एक 2 पे है, इस वाले की नेमिंग बता रहा हूँ 2 पे है, और दूसरा मिथाइल कहाँ पर है बच्चे 6 पे है, तो 2,6 डाईमिथाइल, ठीक है, डाईमिथाइल और फिर फिनॉल, तो ये भी नेमिंग हो गई। ये तो आसान है, इधर से नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5, 4 क्लोरो और 2 3 डाईमिथाइल पेंटेनॉल। अब इन रिएक्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं, सिंपल रिएक्शंस हैं। ये आपका इथॉक्सी बेंजीन है, HBr से रिएक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा, फिनॉल प्राप्त होगा, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, प्लस C2H5Br, ठीक है। इथॉक्सी बेंजीन का जब आप नाइट्रेशन कराओगे, देखो H2SO4 लिखा है, साथ में HNO3 है, तो याद रखें सल्फोनेशन नहीं है, नाइट्रेशन है, NO2 जुड़ेगा कहाँ कहाँ पे, एक बार ऑर्थो पे, एक बार पैरा पे, तो एक बार उत्पाद OC2H5 ऐसे ही रहेगा, तो एक बार NO2 कहाँ पे ऑर्थो पे, और एक बार NO2 कहाँ पे। तो बच्चों ने ज़्यादातर क्या किया था एग्जाम में, इस रिएक्शन में इन्होंने NO2 की जगह पर बच्चों ने SO3H लगा दिया था, उनका मानना था H2SO4 से रिएक्शन हो रही, नहीं, रिएक्शन HNO3 वाली ही है,
लेकिन HNO3 H2SO4 के साथ काम करता। अगर मान लो HNO3 नहीं होता, ठीक है ना, और H2SO4 खाली अकेले होता, तब आप यहाँ पर SO3 लगा कर आते सल्फोनेशन, और यहाँ पे भी सल्फोनेशन। लेकिन अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ नाइट्रिक एसिड है तब आप समझ जाओ कि वो आपका नाइट्रेशन है बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये तो सिंपल है। प्रोपीन में जब हम वाटर डालते हैं तो अल्कोहल बनता है ज़्यादा डिग्री का, ठीक है, तो प्रोपेन 2ऑल बन जाएगा। NaBH4 डालोगे, ये एल्डिहाइड को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, ये थर्ड हो गया। फोर्थ, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप आपको दिख रहा है बच्चे वहाँ पे अल्कोहल लगा दो, ठीक है। तो 2-मिथाइल ब्यूटेनॉल। SOCl2, इसका काम होता है OH को हटा के Cl लगाना, तो 2 OH दिख रहे हैं, 2 बार एसिड ग्रुप है, तो COCl, और यहाँ पे भी COCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्यूटेन 1ऑल से ब्यूटेनोइक एसिड, आसान है ये भी। अल्कोहल से एसिड बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, KMnO4 डालना होता है। ब्यूटेनॉल में आप KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट या जोन्स रिएजेंट कुछ भी डाल दो, ये पूरा एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो या तो KMnO4 ले लो, ठीक है, HIN के साथ, या फिर क्या ले लो K2Cr2O7 HIN के साथ, या फिर क्या ले लो आप H2SO4 CrO3 के साथ। इसे कहते हैं जोन्स रिएजेंट। इसमें से कोई एक लेना है, इसकी जगह एसिड ग्रुप आ जाएगा। मतलब ब्यूटेनॉल से आपने क्या बना दिया, ब्यूटेनोइक एसिड। फिर ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक एसिड, हम इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसमें तो आप CrO3 भी डाल दोगे तो भी रिएक्शन हो जाएगी। एल्डिहाइड से अल्कोहल जल्दी बन जाता है, लेकिन एल्डिहाइड अभी हमने किया नहीं है तो इसे छोड़ देते हैं। 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3-नाइट्रोब्रोमोबेंजोइक एसिड, ये भी नहीं। बेंजिल अल्कोहल से फेनिल एथेनोइक ये बना सकते हैं, लेकिन ये भी आपका कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर का ही है, और ये भी आपका एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है। तो हमने जितना पढ़ रखा था, हमारे सिलेबस का जितना था, उसके यही क्वेश्चंस थे। ये कुछ क्वेश्चंस आपके अमीन्स के और एल्डिहाइड्स के हैं।